वेरी वेलकम टू जेई क्लासेस मेरठ परिवार। हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रीति परियार और आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आज के लेक्चर में हम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर को पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में भी हमने प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर ही पढ़ा था, उसमें दोनों चीज की कैरेक्टरिस्टिक बनाई थी, एक ऑन लोड और एक नो लोड। जब नो लोड लिया था तो उसमें क्या करा था, I2 फ्लो नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से I2 नहीं थी तो I1 डैश भी नहीं थी, जो उसकी काउंटर करंट थी। ठीक है, लेकिन हमने सिर्फ रेजिस्टेंस माना था, लीकेज वहां मान के नहीं शो करा था। फिर हमने क्या लिया था, ऑन लोड लिया था। ऑन लोड में I2 भी फ्लो हो रही थी, लीकेज करंट भी दिखाया था और रेजिस्टेंस भी मान के चले थे, जिससे हमें क्या मिल गया था, कंप्लीट फेजर डायग्राम मिल गया था। अब उसी को ही आगे चलते हुए हम क्या, उसके बाद हमने क्या करा था, इक्विवेलेंट सर्किट बनाया था। जितनी चीजें हमने फेजर डायग्राम में शो करी थी वही सारी चीजें हमने क्या करी थी, सर्किट में भी बनाई थी। फेजर डायग्राम में हमने V1 की वैल्यू निकाल ली थी, V2 की वैल्यू निकाल ली थी। V1 और V2 निकालने के बाद हमने क्या चीज करी थी, इसमें इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाया था। जितनी भी चीजें हमने डायग्राम में क्या करी थी, मेंशन करी थी। ठीक है, फेजर का जो यूज होता है वो ज्यादा यूज फेजर का वैसे नहीं करा जाता। फेजर डायग्राम का मेनली जो यूज करा जाता है वो करा जाता है, जैसे हम पढ़ रहे हैं कोई चीज, इलेक्ट्रिकल को ही मेनली इंटरनली पढ़ रहे हैं क्लासेस में, एक्सपेरिमेंट में, सिर्फ इसमें हम फेजर डायग्राम का यूज करते हैं। अदरवाइज जैसे कोई ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मर की इंटरनल स्ट्रक्चर वगैरह को ही पढ़ते हैं, मतलब मेन ट्रांसफॉर्मर के बारे में ही पढ़ते हैं, जो उसका इक्विवेलेंट डायग्राम होगा उसको ही स्टडी करते हैं। फेजर डायग्राम को हम कभी भी मेन थ्री फेज सिस्टम में, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में फेजर डायग्राम को क्या नहीं करते, स्टडी नहीं करते। फेजर डायग्राम बस उसके थोड़ा सा इंटरनल स्ट्रक्चर को जानने के लिए क्या करा जाता है, यूज करा जाता है, या प्रैक्टिकल मतलब क्लासेस वगैरह में ऐसे ही फेजर डायग्राम यूज करा जाता है। मेन क्या यूज करा जाता है, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हमने क्या कर लिया था, ड्रॉ कर लिया था। क्या बनाया था जब इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाया था, एक था प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, फिर क्या बनाया था, प्राइमरी वाइंडिंग के रेजिस्टेंस के बाद लीकेज रिएक्टेंस जो प्राइमरी वाइंडिंग में हो रहा था, फिर इसके बाद कोर का रेजिस्टेंस शो कर दिया था और कोर का रिएक्टेंस शो कर दिया था। इसका मतलब जो करंट EMF मैग्नेटिक फील्ड बना रही थी उसके लिए क्या करा था, रिएक्टेंस शो करा था, और जो लॉस कर रही थी कोर में उसको क्या करा था, उसको रेजिस्टेंस से शो कर दिया था, और ये बना दी थी आइडियल ट्रांसफार्मर की तरह इसकी शेप। ठीक है, ऐसे ही सेकेंडरी वाइंडिंग, सेकेंडरी में तो कोर को क्या कहा था, एक ही तरफ शो करते हैं, सेकेंडरी के वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और जो सेकेंडरी का लीकेज रिएक्टेंस था। लोड कनेक्ट है तो लोड शो कर दो, लोड कनेक्ट नहीं है तो लोड शो नहीं करते। ठीक, इसमें फ्लो होने वाली करंट I2, इसका रेजिस्टेंस R2 वाइंडिंग का, और XL2 यहाँ का लीकेज रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ टर्न्स तुम्हारी मर्जी है, बराबर माने हैं या कितने भी, N1 N2। डॉट हमने एक तरफ करंट एंटर कर रहे हैं, एक तरफ से करंट लीड। ये I1 डैश हो गई, ये हमारी क्या थी, काउंटर करंट थी, या जो I2 के होने के कारण जो हमारा क्या कर रही थी, फ्लक्स में चेंजेस कर रही थी, उस फ्लक्स के चेंजेस को नेग्लेक्ट करने के लिए या I2 को नेग्लेक्ट करने के लिए जो करंट फ्लो हुई थी वो I1 थी। कोर में जो करंट जा रही है वो I0, जो कोर लॉस कर रही है वो IC करंट, और ये हो गई जो फ्लक्स एस्टैब्लिश कर रही है मैग्नेटाइजिंग करंट। इसे चाहे I से शो करो, I म्यू से शो करो, IM से शो करो, किसी से भी शो कर सकते हैं। तो इसके रिएक्टेंस को शो करने के लिए XM लिख दिया, इसके रेजिस्टेंस को शो करने के लिए RC लिख दिया, और ये हो गई सप्लाई वोल्टेज V1। लोड पे जो वोल्टेज मिलती है उसे हमने कितना कह दिया, V2। सेकेंडरी में जो जनरेट हुई E2, और प्राइमरी की वोल्टेज E1। यही सारी चीजें हमने किसमें शो करी थी, फेजर में। अच्छा, जब हमने फेजर बनाया था तो ये V2 शायद जहां I2 था वहां पे हमने क्या लिख दिया था, V2 लिख दिया था। तो उस चीज को थोड़ा सा बस चेक कर लेना, इतना ध्यान नहीं है, पर ऐसा लग रहा है कि V2 और I2 में से शायद एक ही चीज बना दी थी। जो कंप्लीट फेजर ऊपर का था ना वो वैसे ही रखना। शायद फेजर डायग्राम में ऐसे हमने E1 और E2 शो करा था ना, और लैगिंग लोड के लिए यहाँ I2 शो करा था, जो इससे कितने एंगल पे था, 5 2, और इससे 90 डिग्री पे क्या कहा था,
क्योंकि जो लीकेज वाला फ्लक्स होता है वो अपोज करता है जिससे जनरेट हुआ है, तो इस वजह से लीकेज वाला जो फ्लक्स होता है उसकी जो ईएमएफ होती है वो 90 डिग्री लैग किससे करती है, I2 से। ये हमने पहले पढ़ लिया था। इसी EL2 के फेज में हमारी क्या होती है, क्योंकि ये जो EL2 होती है ये किसके बराबर होती है, -j/I2 XL2 के बराबर। ये वो फेजर है जो पढ़ लिया था, पर इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उसमें V2 बनाना, V2 को I2 समझ के उसी से ही जोड़ दिया था, शायद ऐसा हो सकता है। तो -j/I XL2। अब इसने क्या करा था कि या तो I2 R2 इसी में ही ले लो कि I2 R2, या फिर हम पे जो इक्वेशन है वो क्या है, यहां E देता है, E सप्लाई देता है किसे, V2 को प्लस I2 R2। V2 में मतलब E2 जो जनरेट हो रहा है वो किसके बराबर होता है, V2 प्लस I2 R2 प्लस j/I XL2। हमें जो निकालना है वो क्या है, V2, क्योंकि E2 तो हमें पता है कि ये 90 डिग्री लैग करता है किससे, φm से, या जो तुम्हारी IM I म्यू I फाई है उससे। तो यहां हमें जो वैल्यू चाहिए, देखो E2 तो हम पे है ना, E2 है, तो हम V2 की टर्म में अगर इसे निकाल लें, V2 इज इक्वल्स टू E2 माइनस I2 R2 माइनस j/I2 XL2। इन दोनों में से कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम पे E2 है पहले से ही, तो हम क्या करते हैं, E2 से ड्रॉ कर लेते हैं। तो क्या होता है, हम -I2 R2 बना लो या -I2 XL2, कोई भी इसमें से क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहां पर हमारे पे क्या है, -I2 XL2 इस डायरेक्शन में है और I2 R2 इस डायरेक्शन में है, तो इसे इससे जोड़ना है। अगर इसे इससे जोड़ेंगे तो किस में आएगा, यहाँ पे। तो I2 R2 इसके ही फेज में है, ये जोड़ना किससे है, E2 से। तो तुम्हारी मर्जी है, चाहे तो I2 R2 पहले जोड़ो, चाहे तो I2 R2 पहले जोड़ो, मर्जी है हमारी, या पहले I2 XL2 जोड़ो, कोई भी पहले ऐड कर सकते हैं, कोई फर्क इससे नहीं पड़ेगा। पर लेकिन देखो इसके साथ किसका साइन है, -I2 XL2 का साइन है। अगर मैं I2 R2 जोड़ूंगी तो मुझे उल्टा जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि I2 R2 ऐसे माइनस में अंदर को है, तो ऐसे उल्टा बनाना पड़ेगा I2 R2। लेकिन जो -j/XL2 है वो इसी डायरेक्शन में है, तो हम पहले -j/XL2 जोड़ लेते हैं, पर इफेक्ट नहीं पड़ता, हम पहले किसी भी को भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ E1 E2 में नीचे बना रही हूँ, या मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, E1 इसे लिख सकती हूँ, E2 इसे लिख सकती हूँ, तो ये कह देंगे कि E2 बड़ा है E1 से, ठीक है। तो यहां से इस तरीके से क्या बन गया, I2 XL2 माइनस के J, ठीक है। अब इसमें ही माइनस हो रहा है I2 R2, तो I2 R2 माइनस है, इधर की तरफ तो प्लस का है, देखो अगर इस I2 को उल्टा कर दूं तो किसका आ जाएगा, माइनस का। तो ये किसका आ गया, माइनस का, I2 R2, ठीक है। तो ये आ गया हमारा क्या, I2Z। अब इसे किससे जोड़ना है, V2 बराबर है ना ये सब, और V2 जो फेजर स्टार्ट होगा यहीं से तो होगा, तो ये हमारा क्या है, V2। सेम यही बना था वहां भी, बस हुआ क्या था, I2 लिख दिया था शायद वहां पे, यहाँ V2 की जगह, जिससे वो ज्यादा अंतर पता नहीं चल पाया, V2 को ही I2 वहां पर क्या कर दिया था, बना दिया था। सेकंड चीज, अगर कोई बच्चा यहाँ I2 X2 पहले नहीं जोड़ना चाहता है, पहले किसे डिडक्ट करना चाहता है, -I2 R2 को, तो सेम चीज यहाँ कर सकते हैं, -I2 R2 है ना, यहाँ ऐसे उल्टा बनाना -I2 R2, और फिर EL2 XL2 को इस तरीके से शो करना, और यहां से इसे ऐड कर देना। कोई फेजर में कोई चेंज नहीं होगी, फेजर तुम देखोगे चाहे दोनों में से किसी को भी पहले जोड़ दो, दो बुक होंगी, कोई अलग अलग बुक होंगी, उसमें अलग अलग शो हो सकता है, बस इक्वेशन यही बननी चाहिए, ठीक है। वो यहाँ V2 से याद आ गई थी ये वाली चीज, ठीक है। ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम होता है। अब इसमें 2-3 फॉर्मूलेज देखते हैं कि क्या क्या फॉर्मूले निकलते हैं। देखो, जब कोर के बारे में बताया था तो कोर के लॉस का फॉर्मूला वहां भी बताया था कि हम कोर की पावर को या कोर के लॉस को कैसे शो कर सकते हैं। कोर लॉस या जो कोर की पावर है या इनपुट पावर है उसे हम कैसे बता सकते हैं। कोर लॉस का जो उस टाइम बताया था कि कोर लॉस को हम कैसे भी लिख सकते हैं, यहाँ IC जा रही है ना RC में, तो हम इसे क्या भी लिख सकते हैं, और V1 जितनी यहाँ है
उतनी यहाँ है। पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है, सेम होती है। तो जितनी V1 यहाँ है उतनी ही V1 कहाँ है, यहाँ भी है। तो इसके क्रॉस V1 और इसके क्रॉस V1 क्या है, सेम है। तो इसलिए हमने क्या कहा था, कोर लॉस को हम कितना भी लिख सकते हैं, V1 इंटू IC भी लिख सकते हैं। ये भी हो सकता है। दूसरी चीज, कोर लॉस, सप्लाई तो यहीं से ही गई है, तो हम क्या भी लिख सकते हैं, V1 I नोट। कोर में तो कौन सी करंट जा रही है, I नोट। V1 I नोट कॉस फाई नोट। कॉस फाई नोट कौन सी एंगल है, जो हमने क्या बनाया था, I नोट वाला एंगल बनाया था। ठीक है, जो यहां पर हमारी कौन सी करंट निकली थी, I नोट निकली थी। एक IC होती है, एक IM होती है। I नोट वाला जो एंगल था, I नोट का किससे, V1 से। जो ऐसे हमारा V1 निकला था ना, ठीक है। एक हमारा एंगल कौन सा होता है, फाई नोट होता है। और एक हमारा एंगल जो होगा फाई 1, जो किस वाली करंट से होगा, जो हमारी यहाँ I1 आएगी। ये वाला एंगल होता है फाई 1। ठीक है, तो दोनों एंगल अलग अलग है, इसे याद रखना। कोर लॉस को हम ये दो लिख सकते हैं। और कोर लॉस को हम क्या लिख सकते हैं, और कोर लॉस को हम यहां से और क्या चीज लिख सकते हैं, कोर लॉस के और फॉर्मूले भी यहाँ पे बना सकते हैं। क्या, यहां पर अगर करंट की टर्म में मुझे नहीं बनाना है फॉर्मूला, V1 बराबर IC की टर्म में नहीं बनाना है, तो V1 IC की जगह यहां मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं V1 की जगह क्या लिख सकती हूँ, यहीं पर ही अगर बात करें, ये रेजिस्टेंस में फॉर्मूला लिखना है तो I स्क्वायर R लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को और क्या लिख सकते हैं, I स्क्वायर R C। एक कोर लॉस का ये फॉर्मूला हो गया। और IC हटाना है, ये सारे कोर लॉस के फॉर्मूले हैं, जो कोर लॉस हम क्या कर सकते हैं, यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, कोर लॉस हो गया। अब ये जो करंट था, यहाँ फेजर से हमें क्या पता लग रहा था, ये किसके उसमें थे, V1 के फेज में ही तो थे। ये V1 डैश ही तो था माइनस E1, ये V1 के फेज में ही तो है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो IC है वो I नोट का कौन सा कंपोनेंट है। अगर IC को देखा जाए, I नोट का वो कौन सा कंपोनेंट है, कॉस। और जो मैग्नेटाइजिंग करंट है वो I नोट का कौन सा कंपोनेंट है, साइन। तो ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है। तो IC और IM को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। IM को क्या कहा था, I म्यू भी लिखा होगा कुछ जगह। ठीक है, I नोट इसकी क्या होती है, रिजल्टेंट होती है। तो I नोट हम और क्या लिख सकते हैं, IC का स्क्वायर प्लस IM का स्क्वायर। यहां से क्या कह सकते हैं, I नोट बराबर IC प्लस IM। I नोट बराबर क्या होता है, IC प्लस IM भी होता है। अगर तुम्हें डायरेक्ट कॉस और इसके कंपोनेंट में I नोट, ये तो कब फॉर्मूला लगाओगे, मान लो तुम्हें I नोट की वैल्यू पता है और कॉस फाई पता है, तो तुम IC निकाल सकते हो। अदरवाइज इस तरीके से तुम I नोट की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि ये है। वरना हमें बताएं कि जो I नोट है वो किन दो में डिवाइड हो रही है, IC प्लस IM में ही हमारी क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। इन दो में ही I नोट हमारी क्या होती है, डिवाइड होती है। ठीक है, ये तुम्हारे क्या है, तरीके हैं बहुत सारे करंट को निकालने के। ये वाली जो करंट होती है वो कौन होती है, I1 डैश I नोट। तो I1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने ये लिखा है ऐसे हम ये भी कह सकते हैं। अगर इसको तो चलो तुम फॉर्मूले से निकाल भी लोगे, इसे अगर नहीं भी लिखो तो I1 को जरूर लिख देना कि I1 जो होती है हमारी वो I1 डैश प्लस I नोट होती है। ये कुछ फॉर्मुलेज हो गए जो इक्विवेलेंट सर्किट से रिलेटेड हो गए। अब हमने जो इक्विवेलेंट सर्किट बनाया है, इसे हमने क्यों बनाया है, अब इसका हम यूज करेंगे। जैसे हमने आइडियल ट्रांसफॉर्मर पढ़ा था, उसमें क्या करा था, इंपीडेंस ट्रांसफॉर्मर की तरह उसका यूज बताया था कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर को एज ए इंपीडेंस ट्रांसफॉर्मर की तरह यूज कर सकते हैं। क्यों, उसमें हमने देखा था अगर हमें सर्किट को क्या करना है, स्टडी करना है, वैल्यूज सॉल्व करनी है, सर्किट सॉल्व करना है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर कहीं लगाया है और उस लाइन में कंप्लीट चीजें, लॉस वगैरह सारी चीजें निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, सर्किट को के जो रजिस्टेंसेज हैं, वैल्यूज हैं, उन्हें किसी एक साइड रेफर मान लेते हैं। रेफर मतलब ये वाइंडिंग है ना, वाइंडिंग के एक तरफ कर लेंगे, उससे हमारा सर्किट में लूप लगाना, सर्किट को सॉल्व करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो हम या तो इधर की सारी चीजें इधर रेफर कर लेते हैं या इधर की सारी चीजें इधर। ये है सेकेंडरी साइड क्योंकि लोड है, ये है प्राइमरी साइड क्योंकि सोर्स है। तो हम कहते हैं सेकेंडरी रेफर टू प्राइमरी, अगर हम ये वाला पार्ट इधर लाएंगे, और अगर हम इधर वाला पार्ट इधर लाएंगे तो हम कहेंगे प्राइमरी रेफर टू सेकेंडरी। अब इन्हें रेफर करते टाइम करते क्या है,
रेफर में हमने रेजिस्टेंस तो बता दिया था आपको, इंपीडेंस, इंपीडेंस रेफर में क्या कहा था, या रेजिस्टेंस रेफर में, इंपीडेंस रेफर करने के लिए हमने क्या कहा था, जब इंपीडेंस रेफर करते हैं तो जो प्राइमरी साइड का इंपीडेंस होता है और दूसरा होता है सेकेंडरी साइड का इंपीडेंस। तो मान लो हमें सेकेंडरी को इंपीडेंस को ट्रांसफर करना है कहाँ, प्राइमरी में, तो यहाँ क्या आता है N1 अपॉन N2, प्राइमरी वाले टर्न्स ऊपर, सेकेंडरी वाले टर्न्स ये स्क्वायर। ये कब है, अगर सेकेंडरी वाला कहाँ रेफर करा है, प्राइमरी में। ऐसे समझ जाओ ZP है ना, तो इसका मतलब जो भी चीज आएगी वो कहाँ आएगी, प्राइमरी में आएगी। सेकेंडरी का इंपीडेंस है उसे कहाँ लाना है, प्राइमरी में, तो ये फॉर्मूला लगाना है। और अगर सेकेंडरी प्राइमरी वाले को सेकेंडरी में ले जाओगे तो बस ये चीज वहां चली गई, N2 अपॉन N1 का होल स्क्वायर ZP। ये किसके लिए है, सेकेंडरी टू प्राइमरी रेफर, ठीक है। और ये किसके लिए है, प्राइमरी टू सेकेंडरी रेफर, ठीक है। अब आई अगली चीज, अगर हमें वोल्टेज रेफर करनी है, अगर हमें क्या रेफर करनी है, वोल्टेज, तो वोल्टेज का सेम वही फॉर्मूला, V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू क्या होता है, N1 अपॉन N2। तो अगर हमें इसे रेफर करना है तो क्या करेंगे, V1 इज इक्वल्स टू N1 अपॉन N2 इंटू V2। इसका मतलब अगर वोल्टेज प्राइमरी में लानी है तो बस N1 अपॉन N2, यहाँ N1 अपॉन N2 का स्क्वायर है ना, सिर्फ जेड में स्क्वायर आता है, बाकी करंट और वोल्टेज में बिना स्क्वायर के। तो वोल्टेज का जो फॉर्मूला होता है या जेड में जैसे N1 अपॉन N2, N1 अपॉन, प्राइमरी में आना है तो N1 ऊपर, ठीक है। ऐसी सेकेंडरी को रेफर करना है तो V2 बराबर N2 अपॉन N1 इंटू V1, ठीक है। 4, अगर करंट रेफर करनी है, करंट प्राइमरी की सेकेंडरी में ले जानी है, सेकेंडरी की प्राइमरी में लानी है, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I1 अपॉन I2 इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1। तो I1 इज इक्वल्स टू क्या निकलेगा, N2 अपॉन N1 इंटू I2। तो इस तरीके से हमारी किसकी वैल्यू निकल जाएगी, अगर हम किसको रेफर कर रहे हैं, करंट को। तो बस अब क्या करना है, इन्हें किसी एक सर्किट को किसी दूसरी तरफ क्या करो, रेफर करो। ये तो हमारा है इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। ये हमारा क्या है, इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट में ही हम सर्किट को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट सर्किट को एक तरफ ले जा सकते हैं, रेफर कर सकते हैं, और कंप्लीट सर्किट को दूसरी तरफ भी रेफर कर सकते हैं। रेफर करने का मतलब क्या कहा है, अगर तुम्हें ये सेकेंडरी कहाँ ले जानी है, प्राइमरी साइड में ले जानी है, सेकेंडरी कहाँ ले जानी है, प्राइमरी साइड में, तो सेकेंडरी रेफर टू प्राइमरी, अगर क्या है, सेकेंडरी रेफर टू प्राइमरी, तो बस तुम्हें क्या करना है, यहां पर ये हो गई सेकेंडरी रेफर टू प्राइमरी। और जो वो सर्किट इधर की तरफ चला गया, ठीक है। सेकेंडरी हमारी रेफर कहाँ हो गई, प्राइमरी, मतलब ये वाली साइड सारी कहाँ पे आ गई, प्राइमरी में आ गई, ठीक। तो देखो अब ये जो I2 है वहां से इधर आ गई है, जो हमारी I2 वाली वैल्यू है वो वहां से कहाँ आ गई है, इधर आ गई है। तो I1 डैश ने कह के ये I2 अब इधर, मतलब इधर की तरफ फ्लो कर रही है, ठीक है। तो इन सब की हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। अब ये R2 नहीं रहेगा, R2 डैश, I2 डैश, XL2 डैश। अब ये सारी वैल्यू किस में आ गई, डैश डैश में वैल्यू बन गई, क्योंकि अब सारी जो सेकेंडरी में चीजें थी वो हमने कहाँ रेफर कर ली, प्राइमरी में। तो प्राइमरी के रेजिस्टेंस तो वैसे ही रहेंगे, सेकेंडरी के रेजिस्टेंस कितने हो गए, R2 कितना हो गया हमारा, R2 डैश, R2 डैश, R2 किस में आ गया, प्राइमरी में आ गया, तो कितना हो गया, N1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर इंटू R2। लीकेज रिएक्टेंस कितना हो गया, N1 अपॉन, जो रेजिस्टेंस होता है सेम, मतलब इंपीडेंस है, रेजिस्टेंस है, लीकेज रिएक्टेंस भी तो ऐसी है, इंटू XL2 I2 डैश इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 इंटू I2। इस तरीके से हमारी वैल्यूज क्या हो जाती हैं, रेफर हो जाती हैं सेकेंडरी वाली साइड से प्राइमरी वाली साइड, ठीक है। ऐसी वोल्टेज रेफर कर लोगे, V2 की वैल्यू और N1 E2 की वैल्यू, ये सारी वैल्यू सेकेंडरी साइड से कहाँ आ सकती हैं, सारी की सारी वैल्यू किस में आ जाती है, प्राइमरी में। ऐसे ही सर्किट क्या करोगे, प्राइमरी से सेकेंडरी में। अगर ये सारी चीजें उठा के कहाँ ले जानी है, अब दूसरी तरफ ले जानी है,
अब ये जो वाइंडिंग्स बनाई है ये कहाँ बना लो, यहाँ, और इन सबको कहाँ करो, रेफर। तो इसकी भी वैल्यू, ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा, ये भी, ये करंट, ये करंट, ये करंट, ये करंट, सारी वैल्यू क्या करेंगे, चेंज करेंगे। प्राइमरी रेफर का मतलब V1 भी चेंज करेंगे, जैसे यहाँ V2 चेंज करेंगे, I2 चेंज करा, E2, ऐसे यहाँ की सारी वैल्यू, ई की तो नीड नहीं पड़ेगी, V1 और V2 ऐसे यहां से चेंज करेंगे, तो V1 चेंज करेंगे जब सेकेंडरी में ले जाएंगे, किसे, प्राइमरी को, ऐसे सेकेंडरी से प्राइमरी में लाए तो V2 भी हमारा क्या होगा, चेंज होगा, सारी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाता है, इक्विवेलेंट सर्किट किसी एक साइड बन जाता है। देखो, एक होता है इक्विवेलेंट सर्किट, एक होता है अप्रॉक्स सर्किट। इक्विवेलेंट और अप्रॉक्स सर्किट में बस डिफरेंस क्या है कि जब हमारा ये कंप्लीट सर्किट बनता है, अगर हम कोर को क्या करते हैं, पहले बना लेते हैं, और रेजिस्टेंसेस को क्या करते हैं, बाद में बनाते हैं, तो वो हमारा अप्रॉक्स सर्किट होता है। लेकिन अगर हम रेजिस्टेंस पहले बना रहे हैं फिर कोर को शो कर रहे हैं, मतलब वाइंडिंग के पास, वो हमारा कैसा सर्किट होता है, ये जो हमने इस टाइम बना रखा है, एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट। तो हमारे दो तरीके के सर्किट बनाए जा सकते हैं इक्विवेलेंट, एक तो एग्जैक्ट, एक अप्रॉक्स। ठीक है, अप्रॉक्स और एग्जैक्ट खुशी से भी सॉल्व कर सकते हो, बस हल्का सा अंतर किसका आता है, जब हम एग्जैक्ट अप्रॉक्स बनाते हैं तो हमने क्या कहा है, कोर पहले आती है, और ये रेजिस्टेंस कहाँ आते हैं, बाद में आते हैं। कोर पहले जुड़ती है, जब कोर पहले जुड़ती है ना, तो जो हमारे लॉस निकलते हैं, कोर लॉस का फॉर्मूला वो हमारा हो जाता है V1 स्क्वायर अपॉन R करके निकलता है। तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, थोड़ी सी ज्यादा आती है। जबकि अगर हम एग्जैक्ट वाला डायग्राम बनाए, तो एग्जैक्ट वाले डायग्राम में ये हमारी किसके पास आएगी, E1 के आसपास आती है। एग्जैक्ट वाले डायग्राम में ये हमारा आता है बाद में, और क्या चीज हमारी पहले आती है, रेजिस्टेंस पहले आता है, ये कोर के बाद। तो तब हमारा जो कोर के पास वोल्टेज होती है वो कौन सी होती है, E1 होती है। या ये कहो जो अब वोल्टेज जाएगी वो ड्रॉप के बाद इसमें जाएगी, तो इसमें हम कहते हैं कि अब जो इसके अक्रॉस E1 वोल्टेज होगी, अब भी कोर लॉस आएगी, लेकिन अब कोर लॉस की वैल्यू पहले से थोड़ी क्या आती है, कम आती है। तो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे अप्रॉक्स से करो या एग्जैक्ट से। मोस्टली जो यूज करा जाता है वो कौन सा होता है, एग्जैक्ट इक्विवेलेंट डायग्राम यूज करा जाता है। तो देखो यहाँ रेफर भी आ गया, सर्किट को कैसे रेफर करते हैं, प्राइमरी से सेकेंडरी कैसे रेफर करना है, सेकेंडरी से प्राइमरी कैसे रेफर करना है, ये सारी चीजें आ गई। तो जब भी हम सर्किट डायग्राम यूज करते हैं, अब यहाँ जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, प्राइमरी में रेफर कर रहा है ना, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस प्राइमरी का कितना होगा, R1 प्लस R2 डैश होगा, और R2 डैश की वैल्यू कितनी है, ये ऐसी XL1 कितना होगा, E इक्विवेलेंट, E XL1 प्लस XL2 डैश। ठीक है, या XL1 डैश भी लिख सकते हो, जब प्राइमरी में आ गया तो डैश बन गया। यहाँ तो R2 डैश लिख लो, यहाँ क्या लिख लो, R1 डैश, 1 में आ गया ना ये, तो कुछ भी लिख सकते हैं। और ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये हो गए हमारा टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू। कोर के साथ मत जोड़ना, कोर रेजिस्टेंस और कोर का रिएक्टेंस अलग है। ये कौन सा है, वाइंडिंग के रेजिस्टेंस और वाइंडिंग का रिएक्टेंस। सही है, तो ये वाइंडिंग का रिएक्टेंस और वाइंडिंग का क्या बन गया, हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर बन गई। तो ये हमारे क्या निकल के आ गए, इक्विवेलेंट। ऐसे जब प्राइमरी से सेकेंडरी में करोगे तो RE2 आएगा। अगर तुम रेफर कहाँ करोगे, सेकेंडरी में, तो क्या आएगा, RE2 XE2। ठीक है, तो इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब सेकेंडरी का इक्विवेलेंट, सेकेंडरी का X2 पर जुड़ेंगे ये दोनों ही, ये वाले रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से हमारा क्या बन जाता है, सिंगल एक सर्किट बन जाता है। किसी भी साइड रेफर करते हैं, अगर हमने इधर की तरफ ही रेफर कर रखा है, या सेकेंडरी साइड अगर रेफर करा है मान लो, तो सेकेंडरी साइड वाला डायग्राम इस तरीके से हमारा बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या बनेगा, अब सर्किट बनेगा। अगर हमने ये कहाँ रेफर करा है, ये सेकेंडरी में, पहले वाला कहाँ रेफर था सर्किट,
ये प्राइमरी रेफर था, ये कहाँ कहाँ हमारा रेफर है, सेकेंडरी में रेफर है। तो Re2 Xe2 टोटल वैल्यू हो गई, ये सप्लाई की वैल्यू हो गई, ये हमारा अब क्या है, ये हमारा हो गया कोर और वो करंट। इसमें I2 चेंज नहीं होगा, जो I2 की वैल्यू रहेगी I2 क्या रहेगी, वही रहेगी। यहाँ चेंज क्या होगी, I1, यहाँ हमारी कौन सी करंट चेंज होगी, I1 चेंज होगी। यहाँ हमारी कौन सी करंट चेंज होगी, I0 चेंज होगी, क्योंकि सब टर्न्स के इधर आ गए। टर्न्स चेंज होते ही सप्लाई की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो सारी वैल्यूज अब कहाँ आ गई हैं, इधर की तरफ आ गई हैं। तो टर्न्स चेंज होते ही यहाँ वैल्यू क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएगी। तो सारी वैल्यू को, प्राइमरी की जितनी वैल्यू थी सबको यहाँ क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है सेकेंडरी में। और रेफर करना क्या कर दिया, यहाँ पर सिखा दिया। तो ये तो हो गया रेफरल, इक्विवेलेंट सर्किट, अप्रॉक्स सर्किट क्या होता है, और रेफरल। नेक्स्ट चीज हम क्या पढ़ेंगे, लॉसेस एंड एफिशिएंसी, लॉसेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। देखो लॉसेस क्या होते हैं, लॉसेस बताए थे कि ट्रांसफॉर्मर में रोटेटिंग लॉस तो होते नहीं है, जिस वजह से इसकी एफिशिएंसी क्या रहती है, बहुत अच्छी, 95%, 98%, 99%। जितनी भी आगे भी मशीन पढ़ेंगे उन सब में सबसे अच्छी एफिशिएंसी किसकी रहती है, ट्रांसफॉर्मर की ही रहती है, क्योंकि इसमें क्या नहीं होता, रोटेटिंग पार्ट नहीं होता। और ट्रांसफॉर्मर में हमारे क्या होता है, दो टाइप के मेन, तो मतलब दो टाइप के मेन लॉस होते हैं, और दो हमारे छोटे छोटे लॉस होते हैं जो नेग्लिजिबल टाइप के ही होते हैं। एक होता है हमारा आयरन लॉस, या इसे हम क्या भी कहते हैं, कोर लॉस। आयरन इसलिए पड़ गया था क्योंकि मेन जो छोटे ट्रांसफॉर्मर होते हैं वो आयरन के बना सकते हैं, लेकिन जो बड़े ट्रांसफॉर्मर होते हैं वो या तो CRGO स्टील के बनते हैं या सिलिकॉन। चाहे CRGO स्टील हो या सिलिकॉन हो, स्टील हमारी जो डेवलप हो रही है वो तो हो किससे रही, आयरन से। तो इसलिए आयरन लॉस या कोर लॉस, आयरन की या स्टील की बनाई क्या है, कोर बनाई है ना, तो चाहे तो आयरन लॉस का हो या कोर में होने वाले लॉसेस हम इसे कह सकते हैं। सेकंड होते हैं हमारे कॉपर लॉस, एक आयरन लॉस होता है और क्या होते हैं हमारे कॉपर लॉस। थर्ड होते हैं हमारे स्ट्रे लॉस, और फोर्थ हमारे क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक लॉस। तो पहले हम पढ़ते हैं आयरन लॉस। आयरन लॉस हमारे क्या होते हैं, दो टाइप के आयरन लॉस होते हैं, एक एडी करंट लॉस या एडी लॉस लिख सकते हो खाली, और एक हिस्टेरेसिस लॉस, एडी लॉस या हिस्टेरेसिस लॉस। अब ये क्या होते हैं, ये हमने जब फर्स्ट यूनिट पढ़ी थी तो एडी करंट और हिस्टेरेसिस लॉस के बारे में वहां पर जाना था, ठीक है। इन्हीं की वजह से हमने क्या करी थी, कोर को अपना किसका बनाया था, सिलिकॉन स्टील या CRGO का बनाया था, जिसमें कहा था कि अगर CRGO का बनाओगे तो हिस्टेरेसिस लॉस और कम होंगे, क्योंकि उनके मटेरियल पे, जो हिस्टेरेसिस लॉस है वो डिपेंड करता है किस पे, मटेरियल पे, ठीक है, कि मटेरियल किस मटेरियल का बना हुआ है, क्योंकि वो उसकी परमिएबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो जो तुम्हारा सिलिकॉन स्टील है उसकी परमेबिलिटी अगर CRGO से कहें उससे हल्की सी कम होती है, पर दोनों ही हमारे क्या होते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस कम करने में हेल्पफुल होते हैं। ये लॉसेस खत्म नहीं हो सकते, सिर्फ इन्हें क्या करा जाता है, थोड़ा सा कम। और हिस्टेरेसिस, एडी करंट लॉस क्या होते हैं, जो एडी करंट के फ्लो करने से फ्लो बनते हैं हमारे कोर में, इन्हें भी कम नहीं करा जा सकता है। लेकिन ये कैसे रिड्यूस बताए थे, छोटी छोटी हमने क्या करी थी, ट्रांसफॉर्मर की कोर को लैमिनेट कर दिया था थिन 0.35 थिकनेस वाले शीट्स में। बहुत थिन थिन शीट्स होती हैं, थिकनेस तो हमने इसलिए कहा 0.35 बता दिया था, 50 हर्ट्ज की लेती है, ठीक है। उससे हमने क्या करा था, एडी करंट लॉस को अपने रिड्यूस कर दिया था। और ये जो एडी करंट लॉस होता है, PE से शो कर दो, और हिस्टेरेसिस लॉस होता है, ये हमारे किस पे डिपेंड करते हैं, ये जो KE और KH है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा डिपेंड करता है किस पे, एक तो BM पे। BM मतलब क्या कहा था कि चाहे दोनों में से कोई भी हो, मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है ना, एक में फ्लो कर रही है हमारी एडी धारा है जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण, एक हमारा क्या मैग्नेटिक मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब दोनों ही लॉसेस हमारे किस पे डिपेंड करते हैं, BM पे डिपेंड करते हैं। इसमें तो डायरेक्ट लिख देते हैं BM का स्क्वायर, लेकिन इसमें लिख देते हैं BM की पावर 6। लेकिन जो अब रिसेंट वाला फॉर्मूला आया उसमें यहाँ भी BM का स्क्वायर लिखा जाता है, वरना पहले लिखा जाता है BM की पावर x, ठीक है। x तुम्हारा क्या होता था, स्टीनमैन कांस्टेंट होता है। और ये डिपेंड करते हैं फ्रीक्वेंसी, एक मिनट ये उल्टा हो गया, यहां x यहां स्क्वायर, वो एडी ऊपर लिखा हुआ है, हिस्टेरेसिस नीचे, तो उसमें कंफ्यूजन। और किस पे डिपेंड करते हैं, ये फ्रीक्वेंसी पे, ये करता है खाली फ्रीक्वेंसी पे, ये फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर पे। तो एडी करंट लॉस हमारे किस पे डिपेंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर पे भी डिपेंड करते हैं, अगर इस फॉर्मूले से देखा जाए तो, ठीक है।
और ये हमारा डिपेंड करता है किस पे, एफ पे। तो ये मेन फॉर्मूला इतना लिख लो, वरना हम क्या भी लिखते हैं यहाँ, वो हमने कांस्टेंट में इंक्लूड कर दिया। और यहाँ क्या भी लिख सकते हैं, यहाँ वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, थिकनेस भी लिख सकते हैं। जो हमारा एडी होता है वो थिकनेस पे भी डिपेंड करता है, और जो हमारे दोनों लॉसेज होते हैं ये वॉल्यूम पे भी डिपेंड करते हैं, चाहे एडी हो या हमारा क्या है, हिस्टेरेसिस है। क्योंकि वॉल्यूम जैसी होगी कोर की, उसी के अकॉर्डिंग हिस्टेरेसिस और एडी लॉस होते हैं। पर चाहे वॉल्यूम हो चाहे हमारी क्या है थिकनेस, वो हमारे हमने किन कांस्टेंट में इंक्लूड कर दिए, इस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में हमने क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया, इसलिए उसे एडी कांस्टेंट कह दो, इसे KH, वरना ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हमारा यहाँ होता है। तो एडी लॉस हमने दो दिखा दिया, एक BM के स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है और वो किस पे डिपेंड कर रहा है, BM की पावर X और F पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अगर यहां से हम ये देखें BM बराबर क्या होता है, फाई अपॉन ए होता है BM बराबर फाई अपॉन ए। यहाँ पे BM इजिकल्स टू कितना होता है, फाई अपॉन ए होता है। अब फाई बराबर BM इंटू ए, यहाँ पर हमने कह दिया, मान लो BM की हमें एक और वैल्यू पता है, BM की हमने जब फॉर्मूला पढ़ा था ट्रांसफॉर्मर का, वहां E V कुछ भी चीज कह दो, हम वोल्टेज में V कह देते हैं, कि हमने पढ़ा था कि जो V1 निकल के आया था, यहाँ जो E निकल के आया था, और E बराबर V1 ही होता है, ये वैल्यू किसके बराबर निकल के आई थी, E की 4.44, या फिर इसे क्या भी लिख सकते हैं, √2 पाई, 2√2 पाई भी लिख सकते हैं, और इसे क्या भी लिख सकते हैं, 4.44 भी लिख सकते हैं। 4.44 F फाई एम इंटू एन, यही तो फॉर्मूला था। ठीक है, फाई एम की जगह अगर हम देखें, फाई एम को क्या भी लिख सकते हैं, V1 अपॉन 4.44 F इंटू एन। नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स होते हैं ना, 1 वाला है तो 1 लिख देना। नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं, फिक्स। VI हो गई सप्लाई वोल्टेज, ये हमारी इनपुट से आती है वेरिएबल, और ये हो गई फ्रीक्वेंसी। तो हमें क्या पता लगता है कि जो FM है वो प्रोपोर्शनल है किसके, V1 अपॉन F के। ये तो दोनों चीज क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, जो फाई है प्रोपोर्शनल है V1 अपॉन F के। तो यहाँ फाई की जगह हम कितना लिख सकते हैं, फाई बराबर हमारा क्या है, BM इंटू ए। तो यहाँ पर चाहे हिस्टेरेसिस लॉस हो या एडी लॉस हो, KH, BM की जगह हम कितना लिख सकते हैं, फाई इंटू, BM की जगह कितना लिख सकते हैं, फाई इंटू ए, और फाई की जगह कितना लिख सकते हैं, ये V1 अपॉन 4.44 F N1 इंटू ए एक्स कहा था इसे। अब एक्स को हम खुद मान लेंगे, या तो स्क्वायर मानो या 1 मानते हैं। ठीक है, एक्स आ गया यहाँ, 1 इसे लेके चलते हैं वैसे, और यहाँ आ गया हमारा एफ। सही है, अब बताया जा रहा है कि जो अब के फॉर्मूलेज हैं उसमें BM की जगह भी, BM की पावर को भी कितना लिख देते हैं, स्क्वायर ही लिख देते हैं। अब यहाँ से जो हिस्टेरेसिस लॉसेस हमें देखने को मिले, ये सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट वालों को कांस्टेंट के अंदर ही इंक्लूड कर दो, या प्रोपोर्शनल का साइन लगा दो। तो यहाँ से हमें ये पता लग रहा है बस V1 और F ही तो हमारा क्या है, वेरिएबल है। तो V1 की पावर X, F1 की पावर भी X है, और एक F यहाँ पर है, तो यहां से कितना लिख सकते हैं, एक X ये ऊपर गया तो V1 की पावर X इंटू F की पावर 1 माइनस X, यही तो दिख रहा है PH, V1 और V1 की पावर X और F की पावर 1 माइनस X दिख रहा है। तो इसका मतलब अगर X को मैं 2 भी रखती हूं, अगर बाय चांस यहाँ पर रख दिया, तो भी हमारा कितना आएगा, V अपॉन F, कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि जो हिस्टेरेसिस लॉसेस हैं वो हमारे किस पे भी डिपेंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड कर रहे हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और वोल्टेज पर भी डिपेंड कर रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसी के तो बराबर है V1 अपॉन F के। इस F को नीचे भी ले जा सकते हैं, या इस F को मैं ऊपर ले गई, F की पावर 1 माइनस X, किसी भी तरीके से तुम कह सकते हो। तो जो हिस्टेरेसिस लॉस है वो सप्लाई वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिपेंड कर रहे हैं। फिर एडी करंट लॉस को अगर ऐसे ही देखा जाए, एडी करंट लॉस में यही सारी चीजें देखो दोबारा लिखेंगे, बस किसमें अंतर है, BM का स्क्वायर। तो इसका मतलब F का क्या आएगा, स्क्वायर, और एक F का स्क्वायर है, F के स्क्वायर से F का स्क्वायर कट गया। तो एडी करंट लॉस अगर प्रोपोर्शनैलिटी देखी जाए सिर्फ किसके आएगा, V1 के स्क्वायर के आएगा। तो यहां से इस फॉर्मूले से
मेन एडी करंट के लॉस के फॉर्मूले से तो हमें दिख रहा है कि हाँ ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन अगर हम क्या करें, वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पर रख के देखें और वोल्टेज की वैल्यू रखने के बाद हम देखते हैं तो हमें ये पता लगता है कि जो एडी करंट लॉस है वो किस पे डिपेंड हमारा यहाँ नहीं कर रहा, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, सिर्फ एडी करंट लॉस किस पे है, वोल्टेज के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही वैल्यू रखी है, देखो फाइव की जगह V1 अपॉन एफ रखा है, तो V1 अपॉन एफ, V1 का स्क्वायर हो गया, एफ का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और इससे हमें क्या पता लग गया कि P इज इक्वल्स टू क्या आ गया, V1 का स्क्वायर। तो सेम हमें देखो यहाँ से वैसे भी पता है कि सप्लाई जब चेंज होगी, अगर AC सप्लाई है तभी एडी लॉस है, DC होती तो यहाँ क्या नहीं होती, एडी लॉस होता ही नहीं। तो एक तरीके से V1 पर डिपेंड कर ही रहा है कि जैसे जैसे हमारी वैल्यू चेंज हो रही है उसी के कारण ही हमारा यहाँ क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एडी करंट लॉस प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमने क्या बता दिया यहाँ, एडी और हिस्टैरिसीस लॉस के बारे में, दोनों के बारे में बता दिया है। ठीक, इन दोनों का एक साथ रिलेशन भी होता है पर इतना तुम्हारे कोर्स में है नहीं तो वो हम नहीं पढ़ाएंगे। सेकंड लॉस, कॉपर लॉस। सेकंड हमारे कौन से हैं, कॉपर लॉस। ठीक है, तो कॉपर लॉस हमारे सेकंड हो गए। कॉपर लॉस में अब क्या है, ये किसके कारण, वाइंडिंग में क्या कहा था, कोई ना कोई रेजिस्टेंस, और वाइंडिंग हमारी किसकी बनी होती है, कॉपर की होती है, तो चाहे वाइंडिंग लॉस बोल दो या कॉपर लॉस बोल दो, कॉपर लॉस ही मेन बोलते हैं क्योंकि इसकी हमारी क्या होती है, वाइंडिंग बनी हुई होती है। ठीक है, तो कॉपर लॉस किसमें है, वाइंडिंग में। वाइंडिंग का क्या मान लिया था हमने, रेजिस्टेंस मान लिया था, R01 प्राइमरी का हो गया था, मतलब R1 प्राइमरी का हो गया था और R2 किसका हो गया था, सेकेंडरी का हो गया था। तो कॉपर लॉस हमारे क्या होते हैं, PCU इज इक्वल्स टू I1 स्क्वायर R1 प्लस I2 स्क्वायर R2। एक तरीके से तो यही कहेंगे, पर इस तरीके से ना लिख के हम कॉपर लॉस को क्या लिखते हैं, पहले ही से रेफर करते हैं ना प्राइमरी में, तो प्राइमरी में रेफर करने के बाद जो आता है वही हमारे कॉपर लॉस होते हैं। जैसे यहाँ तो लिख दो इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट प्राइमरी साइड, या I2 का स्क्वायर R इक्विवेलेंट सेकेंडरी साइड। सेकेंडरी साइड में रेफर करके या तो रेजिस्टेंस वगैरह बना लिया या प्राइमरी साइड में रेफर करके बना लिया। इस तरीके से हम कॉपर लॉस को क्या करते हैं, लिखते हैं। वो सिर्फ एक तरीके से फॉर्मूला दिखाने का कि जो सेकेंडरी की वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और प्राइमरी की वाइंडिंग का रेजिस्टेंस दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो वो हमारा क्या होता है, कॉपर लॉस होता है। रेफर करके लिखोगे तो डायरेक्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, प्राइमरी में करा तो प्राइमरी करंट इंटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सेकेंडरी में करा तो सेकेंडरी करंट इंटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, I स्क्वायर R फॉर्मूला होता ही। ये हो गए हमारे कॉपर लॉस जो हमारे किस में होते हैं, वाइंडिंग में होते हैं। थर्ड है स्ट्रे लॉस। स्ट्रे लॉस हमारा कौन सा होता है कि जैसे हमने क्या कहा, एडी करंट फ्लो करती है, तो एडी करंट अभी तो हमने सिर्फ किस में ली थी, वाइंडिंग में, मतलब जो कोर में हो रही थी। लेकिन हमारा टैंक भी तो किसका होता है, किसी मटेरियल का टैंक बना हुआ होगा, कंटेनर जो रहता है, ठीक है, उसमें नली ट्यूब्स वगैरह रहती हैं। हमारा क्या होता है कि इनमें भी करंट क्या कर जाता है, एडी करंट फ्लो करने लगता है, तो इसमें भी थोड़ा बहुत, ना के बराबर क्या होता है, कुछ ना कुछ लॉसेस हो जाता है टैंक वगैरह में, कंटेनर में। तो वो लॉसेस हमारे क्या कहलाते हैं, स्ट्रे लॉस कहलाते हैं, जो हमारा कंटेनर या टैंक में भी एडी करंट क्या हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड के कारण। ठीक है, फोर्थ होता है डाइलेक्ट्रिक लॉस। डाइलेक्ट्रिक लॉस क्या है कि जो हमारा ट्रांसफॉर्मर होता है वो हमारा किसमें रहता है, जो छोटे ट्रांसफॉर्मर होते हैं वो तो नेचुरल हीट से, फैन वगैरह से ही क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। लेकिन जो बड़े ट्रांसफॉर्मर होते हैं वो वर्क करते करते क्या कहा था, कोर में हीट प्रोड्यूस होती है ना, जब वाइंडिंग में करंट जाएगी तो हीट प्रोड्यूस होगी। बड़े ट्रांसफॉर्मर होते हैं उनकी हीट इजीली क्या नहीं होती, हटती नहीं है, लीव नहीं करती, तो इसलिए हम उनकी वाइंडिंग्स को किसमें डुबो के रखते हैं, कंटेनर में क्या रहता है, ऑयल भरा हुआ रहता है। तो उस ऑयल की अपनी क्या होती है कि स्ट्रेंथ होती है, तो जिसे क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। उस ऑयल में होने वाले जो लॉस होंगे, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ही बोला एक तरीके से, इंसुलेशन मटेरियल, तो जो भी ट्रांसफॉर्मर में इंसुलेशन मटेरियल है या ऑयल है, इनमें जो होने वाले लॉस होते हैं वो हमारे कौन से लॉस कहलाते हैं, डाइलेक्ट्रिक। ये दोनों लॉस क्या होते हैं, बहुत कम होता है, इन्हें हम लिखते नहीं है, सिर्फ बता दिया है। कहीं भी ये क्या नहीं होंगे, ऐड नहीं होंगे, 0.5% या उससे भी कम, बहुत कम मात्रा में ये लॉस होते हैं। मेन जो लॉस होते हैं हमारे क्या होते हैं, कोर और कॉपर, जिसमें की कॉपर लॉस जो होते हैं इन्हें कहते हैं वेरिएबल लॉस। मोस्टली इन्हें क्या बोलते हैं हम, वेरिएबल लॉस ही कहते हैं, क्योंकि देखो यहाँ RE रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज या करंट पे डिपेंड कर रहे हैं। जबकि हमारे जो कोर लॉस है
ये मोस्टली हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट लॉस भी कहा जाता है कोर लॉस को, क्योंकि एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस जो है इनकी वैल्यू मोस्टली क्या रहती है, फिक्स रहती है। सप्लाई हम बार बार बदलते नहीं, फ्रीक्वेंसी हम चेंज करते नहीं, मैग्नेटिक फील्ड जितना सेटअप होगा उसी सप्लाई से होगा, तो ये लॉस हमारे मोस्टली क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं, ज्यादा वेरी नहीं करते, इसलिए हम इन्हें हम कांस्टेंट लॉसेस भी कह देते हैं कई बार, और इन्हें वेरिएबल, क्योंकि R1 R2 की वैल्यू, लोड के रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती रहती है, वेरी करती रहती है। लोड के चेंज होने से करंट चेंज होती रहती है। वोल्टेज जो हमारी सप्लाई है V1 वो कभी लोड के चेंज होने से चेंज नहीं होती, लेकिन जो हमारा करंट है वो हमेशा किसके चेंज होने से चेंज होता है, लोड के चेंज होने से। लोड जैसी चेंज होगा करंट उसी हिसाब से आएगी, लेकिन जो वोल्टेज है उसके चेंज होने से कभी भी क्या नहीं होगा, सिर्फ फ्लक्स में अंतर आएगा, अदरवाइज करंट में कोई चेंज नहीं आता है, ये चीज याद रखना। लेकिन फ्लक्स में याद रखना, वो लोड चेंज होगा तो फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। लोड फ्लक्स जो होता है, मेन फ्लक्स, वो कभी भी लोड पे डिपेंड नहीं करता। इसलिए हम कहते हैं, जो हमने इतने सारे डायग्राम बनाए थे फेजर, सबको फाई एम को किस में लिया था, एक्स एक्सिस पे, मतलब मेन रेफरेंस, क्योंकि हम ये कहते हैं नो लोड से फुल लोड तक जाते समय हमारा जो फाई है वो क्या नहीं होता, मेन फ्लक्स चेंज नहीं होता। मेन फ्लक्स नो लोड टू फुल लोड क्या रहता है, कांस्टेंट ही रहता है। तो ये हमारे क्या हो गए, लॉसेस हो गए। नेक्स्ट चीज हमारी है एफिशिएंसी। क्या है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को डिनोट हम किससे करते हैं, देखो इस तरीके से, ईटा से। एफिशिएंसी किसी भी चीज की हमारी क्या होती है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, या आउटपुट अपॉन इनपुट, यही तो होती है एफिशिएंसी। तो यहां भी हमारी एफिशिएंसी यही होगी, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। ठीक है, इनपुट पावर को हम क्या लिख सकते हैं, आउटपुट पावर को तो चलो आउटपुट पावर ही लिख दिया, आउटपुट पावर को तो हमने क्या लिख दिया, मान लो आउटपुट पावर ही लिख दिया, पर इनपुट पावर को हम क्या भी लिख सकते हैं, जो हमें आउटपुट में पावर मिली उसमें अगर लॉसेस को ऐड कर दें, जितने भी लॉसेस हुए हैं उन्हें अगर ऐड कर दें और आउटपुट पावर को जोड़ दें, तो वही तो हमारी इनपुट होगी। इनपुट में टोटल पावर होती है, वो पावर कुछ लॉसेस में जाती है और कुछ हमें आउटपुट पे मिल जाती है। तो हमारी एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू क्या होती है, आउटपुट पावर अपॉन इन आउटपुट पावर प्लस लॉसेस। आउटपुट पावर कौन सी थी हमारी, आउटपुट की वोल्टेज, आउटपुट की करंट, आउटपुट का पावर फैक्टर। तो एसी में जो पावर होती है, ट्रांसफार्मर में हमें एसी तो मिलती है, एसी देते हैं, एसी मिलती है, तो एसी की पावर का फॉर्मूला क्या निकला था, VI cos फाई। लेकिन ये सब आउटपुट में है ना, और आउटपुट की सारी चीजों को, सेकेंडरी को हमने किससे रिजेंबल करा था, 2 से, 2 सफिक्स I2 cos फाई 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा V2 I2 cos फाई 2 प्लस लॉसेस। लॉसेस हमने दो देखे, दो ही मेन लॉसेस बताए थे, हिस्टेरिक और डाइलेक्ट्रिक हम नहीं लिखते। दो लॉसेस कौन से, एक आयरन लॉस, आयरन लॉस फिक्स ही होते हैं, इसलिए उनको एडी और उनको दोनों को लिखने की जरूरत नहीं है। आयरन लॉस क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, अभी बताया था कि कांस्टेंट लॉसेस होते हैं। प्लस कॉपर लॉस, कॉपर लॉस को यहाँ लिख सकते हैं I² RE। ठीक है, RE चाहे सेकेंडरी का लिख दो, चाहे RE किसका लिख दो, प्राइमरी का। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, करंट की फॉर्म में इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। हमने सारी करंट, मतलब सारी वैल्यूज जो करंट की है वो किसमें मानी, I2 में मानी है, तो PCU को हम कितना लिख सकते हैं, I2² RE2। इस तरीके से हम यहाँ पर वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे प्राइमरी रेफर मानो या सेकेंडरी, सारा यहाँ सेकेंडरी में चल रहा है, तो इसलिए हम करंट को भी किसमें लिख सकते हैं, या सेकेंडरी में लिख सकते हैं। तो ये हमारा एफिशिएंसी का फॉर्मूला होगा, ये होता है हमारा एफिशिएंसी। तो इस एफिशिएंसी को क्या कहा है, कैसे भी लिख सकते हैं, V2 I2 cos फाई 2 डिवाइडेड बाय V2 I2 cos फाई 2 प्लस PI प्लस I2² RE2। ये हम ऐसे इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर ये तो हमारी हो गई नॉर्मल एफिशिएंसी। अब अगर कोई कहता है मैक्सिमम एफिशिएंसी बताओ कि ट्रांसफार्मर पे मैक्सिमम एफिशिएंसी कब मिलेगी, तो किसी भी चीज की अगर हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालनी है, मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करते हैं, जो चीज वेरिएबल है उसका उसके रेस्पेक्ट में, यहाँ वेरी कौन कर रहा है, देखो V2 फिक्स लोड मिलेगा, फाई 2 फिक्स है, PI फिक्स है, RE फिक्स है, रेजिस्टेंस मेन क्या चेंज है, I2। तो हम अगर एफिशिएंसी का I2 की रेस्पेक्ट में क्या कर दें, डिफरेंशिएशन कर दें, लोड चेंज हो गया, कुछ भी चेंज होगा, I2 ही तो वेरी करेगी,
तो I2 की रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन कर दें और उस डिफरेंशिएशन को इक्वल कर दें 0 के, तो वो हमारे को क्या मिलती है, मैक्सिमम मिलती है। ठीक है, फॉर मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर डी एफिशिएंसी बाय डी I2, अगर I1 लिखेंगे तो I1, अगर मान लो ये फॉर्मूला मैंने आउटपुट की टर्म में ना बनाकर इनपुट पावर, यहां पर आउटपुट को लिखा होता है इनपुट पावर माइनस लॉसेज अपॉन इनपुट, तो सब में 1 1 आता, हम पीआई में भी तब पीसीयू में भी 1 ले लेते, तो हम 1 की टर्म में भी सॉल्व करेंगे तो वही आएगा, तब हम डिफरेंशिएशन 1 की टर्म में करेंगे। इसे कितना लिख दो, 0, तो हमें क्या मिल जाएगी, मैक्सिमम पावर मिल जाएगी। तो इसका हम क्या करें, डिफरेंशिएशन करें, और डिफरेंशिएशन इसका कितना, किसके इक्वल लिखें, 0 के बराबर लिखें, तो हमारे को क्या मिल जाती है, यहां पर मैक्सिमम पावर मिल जाती है। तो अगर मैक्सिमम पावर यहां पर हम निकालें, यहां पर हम क्या कर सकते हैं, दो तरफ वेरिएबल है ना, अगर दो तरफ वेरिएबल है, या तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, डिवाइड का। डिवाइड का क्या, एक बार इसे ऐसी रख के इसका डिफरेंशियल, फिर इसे ऐसी रखकर अंदर वाले का डिफरेंशियल, या फिर हम क्या कर सकते हैं, I2 से इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। तब क्या होगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा हमारा, तो इसका जो डिफरेंशियल आएगा वो 0 ही आएगा, और यहां भी कांस्टेंट हो जाएगा, यहां बस PI बाई I2 आ जाएगा, और यहां पर भी हमारा क्या आएगा, I2 और स्क्वायर। तो जो हमारी मर्जी है हम उस तरीके से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो यहाँ तो हम पे कौन सा तरीका है, ये वाला है, V2 I2 cos phi2 प्लस PI प्लस PCU को अब लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हमने क्या माना है, I2 लिख रखा है। अंदर डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका, तो इसका क्या आएगा, V2 cos phi2 प्लस, यही तो होता है, प्लस, अब ये वाली टर्म ऐसी, V2 I2 cos phi2 टर्म ऐसी, किसका डिफरेंशिएशन, अब इस वाले का, इस वाले के डिफरेंशिएशन में क्या चीज आएगी, V2 I2 cos phi2 से तो बचेगा सिर्फ V2 cos phi2, PI वाला कांस्टेंट है तो PI वाला यहाँ से हट जाएगा, फिर I2 ये आएगा, तो 2 I2 इंटू RE2, ये हमारा आ गया। नीचे क्या आता है, होल स्क्वायर, ये किसके बराबर लिखना है, 0, तो जो ये नीचे वाली पार्ट ऊपर जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। तो अब इसे मल्टीप्लाई भी अगर करके लिख दें, या V2 cos phi2 पूरे में से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, देखो V2 cos phi2 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है ना, और यहां भी V2 cos phi2 I2 हटा लेना, इस पूरे के साथ किसमें मल्टीप्लाई में है, तो V2 cos phi2 को भी कॉमन लेके किसमें पहुंचा दिया, 0 में पहुंचा दिया। तो यहां सिर्फ कितना बचा, V2 I2 cos phi2 प्लस PI प्लस I2 स्क्वायर RE2 प्लस यहाँ I2 बचा, तो V2 I2 cos phi2, डिफरेंशिएशन करने में साइन माइनस का आता है, V2 I2 cos phi2 प्लस टू, अच्छा ये माइनस खोल दिया, तो 2 I2 स्क्वायर RE2, ये दोनों तो पहुंच गए थे 0 में, खाली I2 बचा था, I2 के अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो देखो वो तो हो गया V2 I2 cos phi2, और यहाँ I2 का स्क्वायर, डिफरेंशियल करने में माइनस आता है तो माइनस साइन यहाँ भी ले लिया, माइनस साइन यहाँ भी। अब देखो V2 I2 cos phi2 से V2 I2 cos phi2 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, 2 I2 RE2 में से ये वाला माइनस हो गया, तो 0 इज इक्वल्स टू PI माइनस I2 स्क्वायर RE2, यही बचा, 2 में से ये माइनस हो गया,
तो यहां से हमारा क्या आ गया, पी आई इज इक्वल्स टू I2 स्क्वायर RE2, ये आ गया। पी आई क्या है, आयरन लॉस। तो इसका मतलब जब when core loss is equal to copper loss, then efficiency will be maximum for transformer. For transformer, when core loss is equal to copper loss, then efficiency will be maximum. तो efficiency हमारी कब maximum होगी, जब आयरन और कॉपर लॉस हम एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगर हमें करंट निकालना है, करंट एट मैक्सिमम एफिशिएंसी, सारी चीजें निकाल सकते हैं हम। अब मैक्सिमम एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं और करंट केवीए निकाल सकते हैं एट मैक्सिमम एफिशिएंसी पर। किसी भी चीज को हम मैक्सिमम एफिशिएंसी पर निकाल सकते हैं। तो करंट एट मैक्सिमम एफिशिएंसी अगर निकालना है तो हमने मान ली कि हमने ये माना कि हमने क्या लिखा है, इसे पी आई इज इक्वल्स टू I2 स्क्वायर RE2 लिख रखा है। ठीक है, तो यहां से क्या लिख रखा है, पी आई इज इक्वल्स टू I2 स्क्वायर RE2। यहां से अगर मैं ऐसे लिख दूं I2 इज इक्वल्स टू पी आई अपॉन RE2, इस तरीके से लिख रखा है, I2 इज इक्वल्स टू पी आई अपॉन RE2। ठीक है, अब अगर ऊपर और नीचे, या मैं इसका अंडर रूट भी अगर इस स्क्वायर को मान लो, अगर मैं ऐसे अंडर रूट चढ़ा भी देती हूँ, चाहे अंडर रूट चढ़ाओ या अंडर रूट मत चढ़ाओ, यहाँ मर्जी है, अंडर रूट लिखो या अंडर रूट नहीं भी लिखो, कोई यहाँ पर क्या नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर भी अगर यहाँ अंडर रूट लगा रखा है, अगर अब ये जो I2 सेकेंडरी करंट है ये किस पे है, मैक्सिमम एफिशिएंसी पे है, तो M लिख के अगर हम इसे यहाँ पर चल रहे हैं, तो अगर हम फुल लोड करंट से क्या करें, ऊपर नीचे डिवाइड कर दें, हमने मान ली ये तो है मैक्सिमम एफिशिएंसी पे करंट, करंट एट मैक्सिमम एफिशिएंसी, और इसकी जो फुल लोड करंट है वो हमने कितनी मान ली, मान लो IFL। तो अगर हम IFL से ऊपर नीचे क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें IFL अपॉन IFL PI RE2, इस तरीके से अगर हमने इसे लिख रखा है। ठीक है, अब देखो I2M इज इक्वल्स टू, यहां पर जो किसकी वैल्यू है, IFL, हमने क्या करा, IFL से ऊपर नीचे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर ली। अब ये तो है PI आयरन लॉस है, लेकिन ये जो RE2 है ये क्या है, खाली RE2 टर्म आ रही है। हम क्या कर सकते हैं, अगर इस FL को कहाँ पहुंचा दें, रूट के अंदर पहुंचा दें, तो रूट के अंदर जाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, इसके स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। तो अगर हम यहाँ पर क्या करें, स्क्वायर से देखते हैं, अभी से करके देखते हैं, क्योंकि हमें ये जो IFL है ये कहाँ ले जाना है, अंदर ले जाना है। IFL हमें क्या करना है, अंदर ले जाना है। तो हम इसे देखते हैं, IFL का स्क्वायर कितना आ गया, PI अपॉन IFL का स्क्वायर इंटू RE2। अब ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया फुल लोड कॉपर लॉस। ये कौन सा हो गया, ये कॉपर लॉस एट फुल लोड। ये वाली टर्म हमारी क्या है, कॉपर लॉस एट फुल लोड। ठीक है, तो ये जो हमारी मैक्सिमम करंट की वैल्यू होती है वो ये होती है, मैक्सिमम करंट I2M इज इक्वल्स टू कितना होता है, IFL का स्क्वायर, फुल लोड करंट का स्क्वायर, अंडर रूट में PI IFL का स्क्वायर। इसे हम फुल लोड कॉपर लॉस PCUFL लिख दो, इसे क्या लिख सकते हैं, आयरन लॉस तो सेम ही रहते हैं, और कॉपर लॉस तुम्हें क्या कहा था, चेंज होते रहते हैं, तो इसे हमने क्या लिख दिया, PCUFL यहाँ पर लिख दिया। तो ये चीज यहाँ रखनी है हमें याद कि ये यहाँ पर हमारी कैसे आई, PCUFL। तो PCUFL हमारी कैसे याद यहाँ पर आई है कि हमने जो IFL था, फुल लोड करंट था, फुल लोड करंट को हम कहाँ ले गए थे, अंदर ले गए थे। फुल लोड करंट हमारी अंदर कैसे गई थी, फुल लोड करंट जो हमारी ये है, ये हमारी अंदर गई थी किस तरीके से, देखो इसे ना हम ऐसे भी कर सकते थे, यहां पर जैसे यहाँ स्क्वायर आ रहा है, यहाँ स्क्वायर नहीं आना,
तो इसका हमारा एक तरीका और था करने का। अच्छा देखो, ये स्क्वायर हटाना है, ये यहाँ स्क्वायर में नहीं आता, तो एक तरीका और है, मैं यहाँ अंडर रूट पहले नहीं करती हूँ। यहाँ क्या करा, अंडर रूट अगर पहले नहीं करा मान लो, ठीक है, एक मेथड और, इससे ये स्क्वायर नहीं आने का, क्योंकि हमें ये स्क्वायर नहीं आता है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ अंडर रूट पहले नहीं करती हूँ, ठीक है, डिवाइड इससे ही करना है, तो आई एफ एल का स्क्वायर। अब ये आई एफ एल का स्क्वायर क्या हो गया, कॉपर लॉस हो गया ना, आई एफ एल का स्क्वायर इंटू आर ई टू। देखो यही तो है हमारा कॉपर लॉस एट फुल लोड, आई एफ एल, ठीक है। तो इसे क्या लिख सकते हैं, आई एफ एल का स्क्वायर इंटू पी आई अपॉन पी सी यू एफ एल। अब अंडर रूट करो तो अब ये हट जाएगा, अंडर रूट पहले ही कर लिया था ना, तो उसकी वजह से क्या आ रहा था, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती, और ये चीज देखी ही नहीं थी कि अंदर जाने पे स्क्वायर तो आता ही नहीं, तो तब यहाँ किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ती, 4 पावर से, तो वो गलत हो जाता। तो आई एफ एल, अब यहाँ पर देखो आई टू एम स्क्वायर यहाँ चला गया, आई एफ एल का स्क्वायर हट गया अंडर रूट से, जब स्क्वायर से यहाँ अंडर रूट करा तो आई स्क्वायर का यहाँ से हट गया, और ये किस में चला गया, अंडर रूट। तो ये हमारी क्या होती है, आई टू है मैक्सिमम करंट, वो करंट एट मैक्सिमम एफिशिएंसी, ठीक है, मैक्सिमम करंट पे एफिशिएंसी। और आईएफएल हमारी फुल लोड करंट है, आईएफएल क्या है, फुल लोड करंट, ठीक है, और पीयूसीएफएल फुल लोड कॉपर लॉस। इसमें और अब तुम क्या लिख सकते हो, यहां पर जो वैल्यू आई, दोनों तरफ V की मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ किसकी मल्टीप्लाई कर दो, V2 लोड वोल्टेज की अगर मल्टीप्लाई कर दे तो VI हमारा क्या होता है, पावर, जो ये होता है, ये हमारी वोल्टेज की अगर मल्टीप्लाई कर दी तो ये क्या होती है, पावर। तो ये हो गई मैक्सिमम एफिशिएंसी पे पावर, SM इज इक्वल्स टू फुल लोड पावर अंडर रूट में आयरन लॉस अपॉन फुल लोड कॉपर लॉस। तो एक फॉर्मूला ये भी होता है हमारा, SM इज इक्वल्स टू, अब ये वाली जो वैल्यू है इसको हम क्या भी लिख देते हैं, x भी मान लेते हैं, चाहे SM अपॉन FL का हो या I2M अपॉन IFL को हम क्या भी कह देते हैं, x, और ये x बराबर हमारा किसके है, अंडर रूट PI अपॉन PCU FL के है, इसे हम क्या भी कह देते हैं, x भी कह देते हैं। अब क्या करो, जहां भी तुम्हें क्या पता लग रहा है कि जहां भी मैक्सिमम एफिशिएंसी पे कोई वैल्यू निकालनी है, ये केवीए था मैक्सिमम एफिशिएंसी पे, एस बराबर क्या है, वीआई, और वीआई को क्या बोलते हैं, वोल्ट एम्पियर, केवीए। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी पर ये क्या था, केवीए, केवीए एट मैक्सिमम एफिशिएंसी। अब मैक्सिमम एफिशिएंसी पे कुछ भी निकालना है तो बस क्या करो, इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, और इस फैक्टर की वैल्यू कितनी है, x है। तो अगर तुम्हें एफिशिएंसी निकालनी है x फैक्टर पे, तो बस क्या करो, हर जगह किसकी मल्टीप्लाई करो, मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम, ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला आया था, लेकिन अभी तक हमने मैक्सिमम एफिशिएंसी निकाल के जो आया पीआई बराबर ये इसमें रखा नहीं है ना, अब इसमें रखते हैं तो हमारी क्या आ जाएगी, मैक्सिमम एफिशिएंसी आ जाएगी। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी बराबर V2 I2 cos phi 2 होता है, लेकिन अब हम पे क्या है, मैक्सिमम एफिशिएंसी है, V2 I2 cos phi की जगह है हम क्या लिखेंगे, मैक्सिमम केवीए एट मैक्सिमम एफिशिएंसी तो लिखेंगे। तो बस हमें किससे मल्टीप्लाई करनी है, x से, तो x V2 I2 cos phi 2 डिवाइड बाय, नीचे भी कितना है, x V2 I2 cos phi 2 प्लस आयरन लॉस और कॉपर लॉस दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो यहाँ 2PI लिख दो। PI लिखना आसान है क्योंकि आयरन लॉस हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, तो आयरन लॉस और कॉपर लॉस क्या है, सेम है, तो कॉपर लॉस की जगह भी हमने कितना लिख दिया, PI लिख दिया, तो 2PI ये होती है हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी, ठीक है। तो एट मैक्सिमम एफिशिएंसी ये हमारा क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया, और यहां लिख भी देना कि मैक्सिमम एफिशिएंसी पे, एट मैक्सिमम एफिशिएंसी I2M इज इक्वल्स टू XIFL,
ठीक है। SM इज इक्वल्स टू XSFL, PI इज इक्वल्स टू PCU, और क्या क्या है, मैं ये सारा फॉर्म, और एक ये फॉर्मूला हो गया। ये सारे हमने किस पे निकाल लिए, मैक्सिमम एफिशिएंसी पे वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो आज तुम्हारा कौन सा टॉपिक यहाँ होता है, एक तो रेफरल पढ़ लिया हमने, लॉसेस पढ़ लिया, मैक्सिमम एफिशिएंसी। सिर्फ अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है क्या, रेगुलेशन। तो ये हमारी यूनिट हमारी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, रेगुलेशन, और थोड़े से इसके क्या देख लेंगे, हल्के फुल्के जो न्यूमेरिकल आपके सिलेबस में आते होंगे। तो हम इस टॉपिक के साथ इस लेक्चर को खत्म करते हैं। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।